अगर आप सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट परीक्षा की दृष्टिगत जो सीरीज शुरू करें हैं तो इसमें आज हम लोग सीडीपी का एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और आप इसमें खुद को जज करिएगा कि 30 में से आप कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर पा रहे हैं। ये जो पेपर आपका है ये पिछले वर्ष मतलब 31 जनवरी 2021 को सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जो अन्य वीडियोज आए हैं उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो जो पहला प्रश्न आपका है कह रहा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो जीन पियाजे थे इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें जितनी भी इनकी संज्ञानात्मक संरचनाएं थी उन्होंने इनको एक स्कीमा के रूप में जो है वो वर्णित किया था। तो आप ध्यान रखिएगा स्कीमा का सीधा संबंध जो है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण जो है वो क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है विचार सोच में केंद्रीकरण, दूसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तीसरा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता और चौथा ऑप्शन दिया है अमूर्त सोच का विकास। तो इसका आप लोग आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विचार और सोच में केंद्रीकरण। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। तो ये तो पूरी तरह से आपका गलत हो जाता है। दूसरा आपसे कह रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है विकास बहुआयामी होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत हो। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जो है वो जोर देता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो लेव वाइगोत्स्की जी थे इन्होंने अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जो है वो जोर दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार जो है वो देखा जाना चाहिए। तो पहला अध्यापक के पक्ष पर असफलता, दूसरा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, तीसरा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं आपकी वो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में किन बातों पर जो है वो जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन राइट सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर जो है वो प्रदान करने चाहिए। यही समावेशी कक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रश्न 7वां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिएगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया था। तो ये 2016 में आया था। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया था इसके तहत जो विकलांग है उनको दिव्यांग कहे जाने की बात कही गई थी और जो छात्र जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनकी यहां पर बात कही थी। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग लिख लीजिएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है वो किस रूप में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले संवेदना के आधार पर, उसके बाद मूर्त रूप में और तीसरे नंबर पर आपका अमूर्त के रूप में विकास होता है। तो इसका राइट आंसर सांवेदिक, उसके बाद मूर्त और अमूर्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है
सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो चार ऑप्शन आपका दिए गए हैं। पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है अति सक्रियता, तीसरा है असतर्कता और चौथा ऑप्शन कब परिज्ञानता बोधगम्यता। तो ध्यान रखिएगा, सृजनात्मकता की पहचान का जो मुख्य लक्षण है वो आपका अपसारी चिंतन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसको विविध विन्यासों से जो है वो उदाहरण लेने की आवश्यकता होती है, जिससे अलग अलग पृष्ठभूमि से जो संबंधित सीखने वाले हैं उनको अच्छे से जो है वो सिखाया जा सके। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 11, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन बी समरूपों के इस्तेमालों को बढ़ावा देकर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, ऑप्शन डी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समरूपों का इस्तेमाल करके समस्या समाधान जो क्षमताएं होती हैं उनको सुसाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को जो है वो इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? तो यहां पर आपको यहां पर जो सीखने से संबंधित चीजें जटिल शब्द का प्रयोग मिल जाए तो ध्यान रखिएगा, एक आपका शब्द हुआ जटिल, दूसरा शब्द हुआ अटल, तो इन दोनों का इसमें पूरी तरह से निगेटिविटी के ही रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 13, शर्मिंदगी का सीधा संबंध किससे है? तो जो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ता है, शर्मिंदगी जो आपकी है यही नकारात्मक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो है वो माध्यम क्या है? तो ऑप्शन ए आप सब भी अच्छे से जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ही अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो है वो माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, इन विश्लेषण से क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन हो जाता है, जब आप त्रुटि देखते हैं जिससे आप उसके जो आपका अधिगम करता होता है उसको आप उस लेवल पर तैयारी कराते हैं। जैसे कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, हिंदी में ज्यादा जो है वो मजबूत है, तो ऐसे में आप मैथ की तैयारी करवाएंगे। वहीं दूसरा लड़का अगर मैथ में कमजोर है, मैथ में अच्छा और हिंदी में कमजोर है, तो आप उसकी हिंदी पर जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगली क्लास जो है वो किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को जो है वो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम की अभिप्रेरणा जो है वो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर आप कायम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम जो अवस्था है वो कौन सी होती है? अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो संतुलित उत्तेजना और अधिगमकर्ता में कोई भय ना हो, ये अधिगम की सर्वोच्च जो है वो अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक विचार सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ऑप्शन ए है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। जो अधिगम है ये पूरी तरह से बच्चों पर ही निर्भर करता है, तो बच्चे ही जब सक्रिय भूमिका निभाएंगे तभी उनकी ज्ञान में जो है वो वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2-3 बार इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा जो है वो उपयुक्त है? तो पहला है योग्यता अटल है, मैंने अभी कहा अगर अटल शब्द कहीं पे भी आता है तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। दूसरा प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, प्रयासों से ही जो है वो सफलता मिलती है, तो ये भी पूरी तरह से गलत हो गया। और तीसरा शब्द यहां पर आपका असफलता दिया है, तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा योग्यता सुधार है, ऑप्शन डी इसका जो है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में जो है वो बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण और जो संवाद है वो ये परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में काफी हद तक सहायक है। इसमें स्टूडेंट को डाउट ऑप्शन ए से आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, लेकिन आप किसी चीज को केंद्र बना करके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपसे कह रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, पहला कि वो
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जहां अभिप्रेरणा शब्द आएगा वहां पर कठिनाई का तो नाम ही दूर हो जाएगा। दूसरा, अधिगम जो है सामाजिक संदर्भ में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, ये तो अधिगम में जो है वो सहायक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर सूचना जो है वो अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को जो है वो सीखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। आप ध्यान रखिएगा जब आप सीटेट की परीक्षा देते हैं या आप टेट की देते हैं, सुपर टेट की देते हैं, तो आनुवांशिक और पर्यावरण में परस्पर संबंध होता है, तो इसको तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है ये आपका रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बातें कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य जो है वो क्या दर्शाता है, तो अगर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आप देखेंगे तो इस तरह की जो बातचीत है जो स्वयं से होती है वह स्वनियमन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ज्ञान की संरचना के लिए जो आपके अधिगम करता है, जो छात्र हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मौके जो है वो प्रदान किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किससे संबंधित है, जो अध्यापिका है वो अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। तो जहां पर यह चीज दर्शाई जाती है कि लड़कियां प्रमुख हैं या लड़के प्रमुख हैं, तो यहां पर लैंगिक रूढ़िवादिता को जो है प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल नंबर 28 आपसे कह रहा है बहुविधि जो सिद्धांत है ये आपका किस पर जोर देता है, तो ये बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बहुविधि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉरेंस कोलनबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, तो ये प्रथागत चरण है कि जो आपके बाबा कर रहे थे वही पापा ने किया और वही जो है वो अब आप करेंगे, मतलब आप एक प्रथा को लेकर के चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं, उसके बाद विद्यालय में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल भी आप लोग इस टाइम पे आ जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। बाय बाय।